तो अब तक के सारे वीडियोज़ में हमने देखा क्या है डिफरेंट चार्जेस और क्या है उनकी प्रॉपर्टीज़, और साथ ही साथ ये भी देखा कि दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा और दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा कितना। So hi all, this is Nimran Pawar and today in this video we are going to talk about Coulomb's law, जिसमें हम जानेंगे कि exactly ये जो attractive और repulsive force होता है इसका magnitude कितना होता है। So watch the video till end and you will know it all. So let's get started with this video on Coulomb's law. अब Coulomb's law क्या है? Coulomb's law बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो मुझे एक्चुअली क्वांटिफाई करके देगा कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कोई भी दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा, राइट। तो बेसिकली कूलम्स लॉ को यूज़ करके मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है और मैं डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकता हूँ कि किस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर फोर्स लग रहा होगा, राइट। Okay, so let's get started with this thing. Again, before I start the video, again a quick reminder कि कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठना, नोट्स बनाते चलना, स्टार्टिंग से वीडियो सीरीज़ देखते चलना, कोई भी वीडियो बीच में मिस मत करना। दिस वीडियो सीरीज़ और दिस पर्टिकुलर चैनल इन जनरल इज़ फॉर बोर्ड्स, जेई, नीट, सारी चीज़ें, राइट। सो दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर थिंग्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कूलम्स लॉ। मानते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस हैं, राइट। दोनों को मैंने पॉजिटिव माना है फिलहाल और Q1 Q2 उनके मैग्नीट्यूड्स है, राइट। तो Q1 और Q2 मेरे पास दो डिफरेंट चार्जेस है जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है r, राइट। अब इस पर्टिकुलर दो चार्जेस के बीच में डेफिनेटली अब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन होने का मतलब क्या है, एक बार मैं कलर चेंज करके यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ। Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं बोलूँगा F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1, राइट। उसी तरीके से Q2 जो है वो Q1 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोर्स, है ना। रिपल्सिव फोर्स मतलब अपने से दूर ढकेलेगा। उस फोर्स को मैं लिख दूंगा F12, सही है, दैट इज़ फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ चार्ज 2, ठीक है। तो ये नोटेशंस याद रखना, बिकॉज ऐसी नोटेशंस कई बार आपको बुक्स में डिफरेंट जगह जहाँ आप रेफ़र करोगे वहाँ पे भी ये सब नोटेशंस आपको देखने मिलेंगे। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है Q1 Q2, उनका मैग्नीट्यूड है, उनके बीच का डिस्टेंस r है और मुझे सिंस दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। लेकिन अब ये फोर्स एग्जैक्टली कितना होगा उसकी को क्वांटिफाई करने की बारी अब आती है, राइट। तो जो पहला पॉइंट है कूलम्स लॉ का वो बोलता है कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। इसका मतलब चाहे आप फोर्स जो भी आप फोर्स की बात करो, ये जो फोर्स है प्रोपोर्शनल होगा किसको, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, है ना। तो यहाँ पे Q1 Q2 मेरे दो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस थे तो मैंने लिख दिया F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है कूलम्स लॉ का कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना है, r है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो ये दो प्रोपोर्शनलिटी के पॉइंट्स है जो कूलम्स लॉ हमको बताता है। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको मैं लिख रहा हूँ K, और मेरा फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट। तो दिस बिकम्स माई फार्मूला फॉर फोर्स विच विल एक्ट बिटवीन दीज टू चार्जेस, है ना। अब ये जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बता रहा हूँ और डायरेक्शन हमको ऑलरेडी पता है कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा। वेक्टर फॉर्म हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ स्केलर फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं। स्केलर फॉर्म में हम मैग्नीट्यूड निकालने पे फोकस कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट। आगे का पॉइंट क्या है कि द फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सच दैट इट फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बात समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी फोर्स एक्ट करेगा ये दोनों बॉडीज़ पे या दोनों चार्जेस पे सेपरेटली एक्ट करेगा, राइट, एंड इट विल फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब तो हम सभी को पता है कि वो हमेशा इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस को रेफर करता है, राइट। तो इससे मुझे ये चीज़ भी एक पता चली कि F21 जो है वो और F12 जो है वो, ये दोनों फोर्सेस हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो जो मैंने अभी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है F की वैल्यू, तो यहाँ पे आई कैन राइट कि F12 F21 के बराबर होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू F विच आई एम राइट नाउ कैलकुलेटिंग, है ना, या जो मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है
दैट विल बी द सेम मैग्नीट्यूड जो फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगाएगा और वही फोर्स दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा, है ना। तो और इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं, और एक्शन रिएक्शन फॉर्म करने वाले जो भी फोर्सेस होते हैं उनको हम सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं, राइट। तो ये टर्म बस याद रखना, सेंट्रल फोर्सेस। हो सकता है कभी किसी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, हो सकता है जो आपके सीट एग्जाम्स होते हैं, है ना, स्टेट लेवल वाले या नीट वगैरह में जनरली उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली कभी कभी आ जाते हैं। ओके, सो 3 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख लिए। पहले 2 पॉइंट्स के बेसिस पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। तीसरा पॉइंट जो है उसके बेसिस पे मैंने ये पता कर लिया कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो F12 और F21 ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनका मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन R² होगा, सही है। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच द फोर्स इज कैलकुलेटेड। अब सर ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पे जो मैंने लिखा है F = K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यहाँ पर ये जो K है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर, ये जो K है दिस K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट। तो ये K है, K जो होता है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो होता है 1, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये इसको अगर मैं वैक्यूम की बात करूँ या एयर की बात करूँ तो इसमें एप्सिलॉन को मैं एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹, और इसका यूनिट क्या आएगा। तो अगर आप K को एक साइड रखो तो दूसरे साइड में मुझे क्या मिलेगा, FR² अपॉन Q1 Q2। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R² का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 डिनोमिनेटर में आएगा, उनका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किसका, K का। और K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ 9 × 10⁻⁹, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बोला है, मतलब दिस वैल्यू इज़ ओनली फॉर वैक्यूम, सही है। तो ये सिर्फ वैक्यूम के लिए मैं बात कर रहा हूँ या फ्री स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मीडियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई और मीडियम रहेगा तो ये जो K की वैल्यू है, अभी यहाँ पे जो मैंने 2 चार्जेस कंसिडर किए हैं Q1 Q2, इन दोनों को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वैक्यूम में है, और उस वजह से मैंने यहाँ पे K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखी है, राइट। अगर कोई और मीडियम होता तो मैं K की वैल्यू क्या लिखता, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, एप्सिलॉन नॉट जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर वैक्यूम। कोई भी और मीडियम रहेगा तो वहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन को मैं बोलता हूँ परमिटिविटी। क्या बोलता हूँ, परमिटिविटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ये बेसिकली इसको मैं बोलता हूँ परमिटिविटी। और इसके ऊपर आगे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट, इसलिए मैं यहाँ पे इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस ये याद रखो कि एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी कहलाती है, और ये परमिटिविटी ही एक मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ना। तो सिंस एप्सिलॉन एक मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है तो मेरी K की वैल्यू भी मीडियम डिपेंडेंट हो गई, और सिंस K की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट हो गई तो जो मेरा टोटल फोर्स का फॉर्मूला है वो भी मीडियम डिपेंडेंट हो गया। और इसीलिए मैंने फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि दिस फोर्स विल डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच दिस इज कैलकुलेटेड, है ना। तो आप जिस भी मीडियम में 2 चार्जेस को रख के उनका फोर्स कैलकुलेट करोगे वो मीडियम पे भी वो वैल्यू डिपेंड करेगी। तो लेट्स से Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R है, ये एयर में आप इसके बीच का फोर्स निकालो, फिर सेम टू सेम पूरा का पूरा जो सिस्टम है आप उठा के पानी में डाल दो, सेम R डिस्टेंस रखो, सेम 2 चार्जेस रखो, लेकिन उनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैंने जैसा कि यहाँ पे आपको बताया कि K की वैल्यू चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की मीडियम चेंज होने से एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज, एप्सिलॉन चेंज होने से K की वैल्यू चेंज, K की वैल्यू चेंज होने से F की वैल्यू चेंज, है ना। और इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दिस फोर्स इज बीइंग कैलकुलेटेड, राइट। तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में याद रखना कि कभी भी जब आप मीडियम चेंज करोगे तो आपकी फोर्स की वैल्यू भी चेंज होने वाली है, राइट। बाकी जैसे मैंने आपको बताया परमिटिविटी पे हम आगे चल के और डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने Q1 Q2 के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया है कितना, K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पे अगर ये वैक्यूम है तो K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि इनके अलावा लेट्स से अगर मेरे पास कोई तीसरा चार्ज आ जाता है Q3, तो Q3 के आने से Q1 और Q2 के बीच के फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो Q1 और Q3 के बीच में कोई एक नया फोर्स एग्जिस्ट करना चालू हो जाएगा, Q2 और Q3 के बीच में भी एक कोई नया फोर्स एग्जिस्ट करना चालू कर जाएगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच का जितना फोर्स अभी है
चाहे आप इसके अलावा 1, 2, 4, 5, 10 चार्जेस भी ले आओ, इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज़ प्रीटी मच एविडेंट फ्रॉम द फॉर्मूला दैट यू सी हियर। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है सिर्फ डिपेंड कर रही है चार्जेस की वैल्यू पे, डिस्टेंस की वैल्यू पे, और मीडियम कौन से मीडियम में हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके ऊपर, राइट। तो कोई भी थर्ड चार्ज के आने या जाने से, किसी भी चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस से ये वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, right? And let's move on to the last point, which is electrostatic force is a conservative force. Conservative force मतलब क्या होता है? Conservative force मतलब कोई भी ऐसा force जिसके लिए वर्क डन की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है टू द पाथ विच इज़ बीइंग फॉलोड, है ना। तो 11th स्टैंडर्ड से आ रहा है ये टॉपिक। अगर कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस नहीं पढ़ा है तो उसको अब सेपरेटली कोई दूसरे वीडियोस में देख सकते हो। मेरा ही आने वाले टाइम में जब कोई नया वीडियो आ जाएगा उसमें भी मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है और इसका यूज़ क्या पड़ेगा, इसके ऊपर मैं और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं करूँगा, लेकिन ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए अभी के लिए याद रख लेना है। आगे चल के जब कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊँगा, राइट। लेकिन अभी के लिए ये पॉइंट याद रखें, अपने नोट्स में भी लिख के रखें, राइट। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कूलम्स लॉ से रिलेटेड, पूरे 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना, और या किसी भी क्वेश्चन में इसमें से कोई भी एक छोटे से पॉइंट की वजह से आप मिस्टेक कर सकते हो। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ये 6 पॉइंट को समझ लें। कूलम्स लॉ से मुझे फोर्स की वैल्यू क्या मिली है, K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पे K की वैल्यू इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट वैल्यू। अगर वैक्यूम है तो K की वैल्यू आप 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डाल सकते हो, राइट। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। पर एक चीज़ जो यहाँ पे आपको देख के समझ में आई होगी कि ये सर ये जो फॉर्मूला है ये बहुत सिमिलर सा लग रहा है किसको, ग्रेविटेशनल लॉ को, है ना। तो इसीलिए बात करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ में क्या सिमिलैरिटीज़ एंड क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो सर क्या ग्रेविटेशनल लॉ जैसा हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ये सेम टू सेम कूलम्स लॉ वैसा ही है क्या, और सारी चीज़ें सेम प्रॉपर्टीज़ उठा के लगा सकते हैं क्या? इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है। जान लेते हैं कि पहले सिमिलैरिटीज़ क्या है ना। तो कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है। पहली सिमिलैरिटी की दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ है ना। तो जैसा कि अभी हमने देखा कूलम्स लॉ से फोर्स की वैल्यू हमने निकाली K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और जो हमने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ रखा है किसका, ग्रेविटेशनल का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है G M1 M2 अपॉन R², राइट। याद है ना 11th स्टैंडर्ड से पढ़े थे ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe और ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। इन दोनों फोर्सेस को अगर आप देखो तो दोनों में ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्स स्क्वायर लॉ? इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो इसलिए दोनों के फॉर्मूले में आप देखोगे कि ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर जो है दोनों का वो R² है, राइट। सिमिलरली दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि ये जो फोर्स होता है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे कूलम्स फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ये दोनों फोर्सेस जो है ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के अलॉन्ग एक्ट करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे चार्ज Q है ना, यहाँ पे चार्ज Q2 है ना। तो ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो वो हमेशा एक्ट करेगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, है ना। तो चाहे वो Q2 के तरफ आ रहा हो चाहे वो Q2 से अवे जा रहा हो, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमेशा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ही एक्ट करेगा। सेम केस है अगर मैं Q1 Q2 को रिप्लेस कर दूँ मासेस से M1 M2 से, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी सेम यही चीज़ होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस और टू मासेस, राइट। तो ये एक और सिमिलैरिटी हो गई कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के बीच में। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब डिफरेंसेस क्या है ना। तो ये तो मैंने समझ ली कि ये दो मेजर सिमिलैरिटीज़ है कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में, लेकिन डिफरेंसेस क्या है इन दोनों चीज़ों में वो ध्यान से देखते हैं। पहला डिफरेंस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो हमने देखा कि अगर चार्जेस लाइक होंगे तो रिपल्शन होगा, अगर अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है एट टाइम्स, इट
एट टाइम्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में भी, इन जनरल अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे भी ऊपर एक्ट करता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अर्थ हमेशा अपने तरफ हमको अट्रैक्ट करके रखती है, कभी हमको रिपेल नहीं करती, राइट। तो हमेशा ये याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में जो एक्ट करेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन एनी टू चार्जेस वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, राइट। तो ये एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया किसके बीच में, कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के बीच में, राइट। ओके, अब सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, है ना। अभी हमने पिछले स्लाइड पे देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है ना। मीडियम जैसे ही चेंज करोगे आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होने से आपकी के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके टोटल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सेम टू सेम अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस अगर आप एक मीडियम से उठा के दूसरे मीडियम में रख दो तो आपके फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मीडियम डिपेंडेंट वैल्यू है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। चाहे आप वैक्यूम में रख दो तो भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे आप पानी में रख दो तो भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे आप तेल में रख दो, है ना, चाहे आप मीडियम चेंज करते चले जाओ, बट आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो कभी भी किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और आपने भी देखा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में Gm1m2/r² में कहीं पर भी कोई भी मीडियम से रिलेटेड वैल्यू, मीडियम से रिलेटेड कांस्टेंट या कोई भी टर्म वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, राइट। सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। सो आई होप आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो मुझे डिस्कस करनी है क्विक चीज़ आपके साथ, विच इज़ लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। तो ये वीडियो जो है मैं डेडिकेटेडली सब कुछ कूलम्स लॉ से रिलेटेड कवर करना चाहता हूँ, राइट। और इसीलिए लिमिटेशंस क्या है कूलम्स लॉ की ये भी इसी वीडियो में समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहली बात आप कूलम्स लॉ कैलकुलेट किस तरीके से, कूलम्स लॉ को यूज़ करके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, राइट। फिर उसमें और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस है, और अब अब ये कूलम्स लॉ जो है इसके लिमिटेशंस क्या है ना। मतलब वो जो फॉर्मूला मैं पढ़ रहा हूँ बार बार, है ना, जो एफ़ की वैल्यू मैं पढ़ रहा हूँ K/Q1Q2/r², जो अब तक आपको याद भी हो चुकी होगी, इस पर्टिकुलर फार्मूला की लिमिटेशंस क्या है, क्या ये हर जगह वैलिड होता है, क्या ये हर सिचुएशन में चलेगा। तो बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। पहला जो लिमिटेशन है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब किसी भी एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो अगेन जो मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स से मेरे पास पेन है, अगर इस पूरे के ऊपर चार्ज है, अगर इस पूरे के ऊपर चार्ज स्प्रेडेड है तो मैं इस पर्टिकुलर पेन से डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकता, है ना। इस पर्टिकुलर पेन को एक चार्ज मान के इसके साथ डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक एक्सटेंडेड चार्ज हो जाएगा, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, राइट। हाउएवर अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए मैं डेफिनेटली कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अभी के लिए याद रखो, लेकिन आगे चल के जो आगे की वीडियोज़ में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, और मैं आपको उस टाइम पे इस चीज़ को रेफर बैक भी करूँगा कि ये चीज़ हम ऑलरेडी लिमिटेशंस में पढ़ चुके हैं कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लीकेबल है, और फिर एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए जब लगाने की बात आती है तो हम डायरेक्ट उठा के कूलम्स लॉ लगा नहीं सकते उसमें, राइट। फिर वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ अनदर स्टोरी जो हम आगे की वीडियोस में डेफिनेटली देखने वाले हैं, राइट। तो एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, पॉइंट चार्जेस के लिए ही सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि कूलम्स लॉ सिर्फ कब कब वैलिड होता है, पहला जब दोनों चार्जेस रेस्ट पे हो, या दूसरा जब एक चार्ज रेस्ट पे हो दूसरा मूविंग हो, राइट। तो कूलम्स लॉ सिर्फ इन दो केसेस में ही लगाया जा सकता है। कूलम्स लॉ कब नहीं लगाया जा सकता, जब दोनों ही चार्जेस मोशन में हो, है ना। तो अब डिफरेंट सिनारियोज क्या है, अगर दो चार्जेस हैं जिनके बीच में मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ तो हो सकता है कि दोनों रेस्ट पे हो तो आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो, एक रेस्ट पे हो एक मूव कर रहा हो तो भी आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो। लेकिन अगर दोनों मूव कर रहे हो तो आप इनके बीच में कभी भी कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगेन दिस इज़ वन मोर लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ जिसको आप कभी के लिए याद रख लेना है, राइट। सो आई होप आज की वीडियो में डिस्कस की गई सारी की सारी बातें रिलेटेड टू कूलम्स लॉ आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने डिस्कस किया कि कूलम्स लॉ एक्चुअली हमको कैसे हेल्प करता है टू गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना। तो पहले हमने डिराइव किया द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ, फिर उसके बाद मैंने आपको उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताए, फिर मैंने आपको उसका रिलेशन, उसका बेसिकली कंपैरिजन बताया ग्रेविटेशनल लॉ के साथ कि कैसे किन पॉइंट्स
पे वो दोनों सिमिलर हैं और किन पॉइंट्स पे वो दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। उसके बाद हमने बात की लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ की। जितनी चीज़ें मैंने बताई है हर एक स्टेप पे रुक के आप लोगों ने नोट्स उसके ले लिए होंगे, इज़ व्हाट आई एम होपिंग। आगे की वीडियोस में जब हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो भी अभी हमने डिस्कस की है आज तक, और अभी तक हम ये सारी वीडियो सीरीज़ में जितनी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ होगी। तो इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत करना। अगर पुराना कोई वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ जाके वॉच कर लेना, प्लीज़ जाके एक बार उसको देख लेना, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, सारे नोट्स बना लेना और हर चीज़ को रिवाइज करते रहना बिफोर यू सी एनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, राइट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम फर्दर टॉपिक्स दैट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।